हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये BEVAE 181 का सबसे स्पेशल और लास्ट वीडियो है। यह वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बुक के चैप्टर वाइज टोटल 200 है ना 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा MCQ। इनका कंप्लीट प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगा और ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होगा। अगर आपने साल भर में कुछ भी नहीं पढ़ा है, बुक को भी उठा के नहीं देखा है, तो फिर भी यह वीडियो आपको एग्जाम में पास कराने का पावर रखता है। और आप में से कौन कौन से ऐसे हैं जो लास्ट टाइम में यह वीडियो देख रहे हो, तो भाई आप लोग कंप्लीट जरूर देखना। और यह वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और ये आप लोग ये बताना कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कौन कौन से स्टेट से देख रहे हो, आप लोग ये बात जरूर बताना। अगर आप इस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो 100 रुपीज है और ये व्हाट्सएप से आपको मिलेगा। मैंने आपके लिए स्पेशल ऑफर रखा है 19 और 20 जुलाई 2026 तक का। ठीक है, 19 और 20 जुलाई 2026 तक अगर आप ये पीडीएफ परचेस करेंगे, आप पीडीएफ खरीदेंगे, तो ये आपको 50% लेस में मिलेगा। ओनली इस पीडीएफ की जो प्राइस है वो आपको दे दिया जाएगा 50 रुपीज में। अभी सिर्फ 19 और 20 जुलाई को अगर आप लेंगे तो। उसके बाद आप कभी भी ले रहे हैं, 2027 में ले रहे हैं, दिसंबर सेशन में ले रहे हैं, तो फिर भी आपको 100 रुपीज पे करने होंगे। सो स्टूडेंट्स, आप लोग फटाफट देर नहीं करते हुए पीडीएफ को परचेस कीजिए। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक है? ऑप्शन है ताप, पौधे, खनिज या फिर वर्षा। तो जैविक घटक वो होते हैं जो सजीव घटक होते हैं, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका पौधे। यहाँ पर पौधे जो है वो सजीव के रूप में है। और देखिए, हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, 210 क्वेश्चन है, 210 क्वेश्चन है, तो ये सारा अगर डीपली समझे तो 3 से 4 5 घंटा का वीडियो बन जाएगा। सो इसे हम लोग क्वेश्चन आंसर को ना प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, तो मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करना है, समझना है ऑप्शंस कौन सा सही है, कौन सा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है, मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन के संदर्भ में संभावनावाद का सिद्धांत किसने दिया था? ल्यूसियन फेवरे, फ्रेडरिक रेजेल, हरमन डेली, इनमें से कोई नहीं। तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ल्यूसियन फेवरे। क नंबर आपका राइट हो जाएगा, द नंबर का। तीसरा है आपके सामने, वह प्रक्रिया जो अनंत काल तक उस संसाधन आधार को क्षेपणकृत किए बगैर जारी रह सकती है, ठीक है, रख सकती होगा यहाँ पर, जिस पर हम निर्भर करते हैं, कहलाती है। पहला है सतत विकास, दूसरा है संपोषणीयता, तीसरा संरक्षणता, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट हो जाएगा संपोषणीयता। तो संपोषणीयता क्या होता है? जो वर्तमान पीढ़ी में संसाधन का उपयोग करता है, वो आने वाले टाइम पे भी उस संसाधन को बचा के रखता है। तो इस क्रिया को संपोषणीयता कहा जाता है, ख नंबर। स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको पिछले क्वेश्चन में डाउट हो, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि सर, तो ये काम तो सतत विकास भी करता है, सतत विकास भी काम करता है, तो ये संपोषणीयता क्यों हो रहा है? तो देखिए, सतत विकास जो है वो ऐसा विकास है जो कहता है कि भाई पर्यावरण का उपयोग तो किया जाए, लेकिन उसका ऐसा उपयोग किया जाए जिससे हम पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो, है ना। वो उसका ये लक्ष्य है कि वो विकास तो करे, लेकिन पर्यावरण का नुकसान ना हो। ठीक, तो यहाँ पे ये बात है। और इसी जगह में संपोषणीयता कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का लंबे समय तक सुरक्षित रखना। तो ये पूरी तरह से सुरक्षित रखने की बात करता है, सुरक्षित रखता है। तो ये सुरक्षित रखने पर पूरा फोकस करता है और ये विकास पर फोकस करता है। समझ में आ रहा है? तो यही है सतत विकास और संपोषणीयता में डिफरेंस, इसीलिए आपका राइट हो जाएगा संपोषणीयता। क्वेश्चन नंबर 4 में है, संभावनावाद के अनुसार भौतिक पर्यावरण होता है सक्रिय, निष्क्रिय, चयनात्मक, सजीव। तो संभावनावाद के अनुसार भौतिक पर्यावरण होता है निष्क्रिय, ऑप्शन नंबर ख।
5 का कौन क्या है? किस धारणा के अनुसार मनुष्य द्वारा किए गए क्रियाकलाप प्रकृति पर निर्भर करते हैं? किस धारणा के अनुसार? तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट निश्चयवाद के धारणा के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 में है ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में विकास का अर्थ है ऑप्शन क है उन्नयन की अवस्था, ऑप्शन ख अवनयन की अवस्था, ऑप्शन ग संपोषणीयता का अवस्था, ऑप्शन ग संभावनावाद की अवस्था। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर क उन्नयन की अवस्था। किस भूगोलविद ने निश्चयवाद की संकल्पना दी? ल्यूसियन फेवरे, फ्रेडरिक रेजेल, हरमन डेली, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट हो जाएगा स्टूडेंट वो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ख जो है वो राइट हो जाएगा फ्रेडरिक रेजेल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है इस अभिगम में मनुष्य को प्रकृति या फिर पर्यावरण के अभिन्न भाग के रूप में वर्णित किया है। ऑप्शन है क नंबर में संभावनावाद, ख नंबर में निश्चयवाद, ग नंबर में पर्यावरणवाद और घ नंबर में है आपका संरक्षणवाद। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख निश्चयवाद। क्वेश्चन नंबर 9 में है किस पर्यावरणविद ने सतत विकास को एक विरोधाभास के रूप में माना है? तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है ल्यूशियन फेवरे, फ्रेडरिक रेजेल, हरमन डेली, इनमें से कोई नहीं। तो हरमन डेली ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सतत विकास को क्या किया? विरोधाभास के रूप में वर्णित किया। और देखिए ये जो है आपका अर्थशास्त्री कहलाए, ठीक है, ध्यान देना हरमन डेली। क्वेश्चन नंबर 10 है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों द्वारा अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई समझौता किए बगैर पूरा करता है, यह क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं वर्तमान समय में इस तरह का संसाधन का उपयोग करके विकास कर रहा है जो आने वाले टाइम पे भी सुरक्षित रहे, ठीक है, आने वाले टाइम पे किसी को नुकसान ना हो, ये सतत विकास कहलाता है। प्रदूषण गहन आर्थिक उत्पादन से पर्यावरण हितैषी प्रक्रियाओं की ओर का संबंध है। ऑप्शन क नंबर में है संसाधन परिवर्तन से, जनसांख्यिकी परिवर्तन से, प्रौद्योगिकी परिवर्तन से, सामुदायिक परिवर्तन से। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग प्रौद्योगिकी परिवर्तन से। क्वेश्चन को ध्यान से जब पढ़ो मैं ध्यान से पढ़ना तभी तुमको आपको समझ में आएगा। तो प्रदूषण गहन आर्थिक उत्पादन से पर्यावरण हितैषी प्रक्रिया की ओर संबंध है का प्रौद्योगिकी परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर ग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है संपोषणीयता पर चर्चा बीते वर्षों में क्रमिक रूप से मानव आवश्यकताओं से हटकर लगभग अगोचर रूप में मानवाधिकारों पर चली गई है। यह कथन है ल्यूसियन फेवरे, दूसरा है माइकल रेडक्लिफ, हरमन डेली, फ्रेडरिक रेजेल। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख माइकल रेडक्लिफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यह अभिगम प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण व सीमित उपयोग पर बल देता है। ऑप्शन क में है पारिस्थितिकी अभिगम या फिर पर्यावरणवाद, दूसरा संभावनावाद, तीसरा निश्चयवाद, चौथा है संरक्षणवाद। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ संरक्षणवाद। 14 में है पारिस्थितिकी अभिगम इस धारणा को पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है। ऑप्शन में है संभावनावाद, निश्चयवाद, सतत विकास, संपोषणीयता। राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन का 14 नंबर में ऑप्शन नंबर घ संपोषणीयता।
15 नंबर में है डैश पर्यावरण की तुलना में अपेक्षाकृत स्थिर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, बाह्य आंतरिक, आंतरिक बाह्य, सक्रिय निष्क्रिय, निष्क्रिय सक्रिय। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ख नंबर, आंतरिक पर्यावरण बाह्य पर्यावरण की तुलना में अपेक्षाकृत क्या होता है सुन, स्थिर होता है। ठीक है, 15 का ख नंबर। शब्द पारिस्थितिक तंत्र डैश सर्वप्रथम किसने दिया? शब्द पारिस्थितिक तंत्र सर्वप्रथम किसने दिया? ल्यूसियन फेवरे ने, माइकल रेडक्लिफ ने, प्रोफेसर आर्थर टेंसले ने, हरमन डेली ने। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, प्रोफेसर आर्थर टेंसले ने। तो इन्होंने क्या किया था, शब्द पारिस्थितिक तंत्र सर्वप्रथम इसने दिया। यानी जो पारिस्थितिक तंत्र जो है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का जो शब्द है ये सबसे पहले दिया था किसने? प्रोफेसर आर्थर टेंसले ने। 17 में है पादप वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित है? उपभोक्ता, उत्पादक, उपघट अपघटक या फिर अकार्बनिक यौगिक। तो पादप वर्ग, तो पादप वर्ग जो है वो है स्टूडेंट्स उत्पादक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। जीव मंडल का तलीय भाग जो अनेक क्षेत्रों में विभाजनीय है डैश कहलाती है? जैविक, अजैविक, जीवोम या फिर पारितंत्र। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा जीवोम। तो ये जीव मंडल का तलीय भाग जो अनेक क्षेत्रों में विभाजनीय है ये जीवोम कहलाती है। 19 में है ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में डैश के द्वारा प्रवेश करती है? उत्पादक के द्वारा, उपभोक्ता, अपरद भोजी या फिर सफाई कर्मी। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा उत्पादक के जरिए। ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक के द्वारा ही प्रवेश करती है। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है वायुमंडल, जीव मंडल, जलमंडल या फिर स्थल मंडल। यहाँ पर ऑप्शन में सही हो जाएगा जीव मंडल। वे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए पृथ्वी के भीतरी भागों से निर्मुक्त होने वाले सामान्य रसायनों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा उपभोक्ता, दूसरा है हरित पादप, तीसरा रसो संश्लेषी, चौथा है मृतपोषी। तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट आपका, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, रसो संश्लेषी। क्वेश्चन नंबर 22 है मांस भक्षी पोषी स्तर के किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो भैया मांस भक्षी आपका आता है, हाँ, थर्ड पोषी स्तर में भी आता है, फोर्थ पोषी स्तर में भी आता है। ठीक है, और साथ में देखा जाए तो फोर्थ के साथ साथ आपका फिफ्थ में भी आता है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सभी जो है मांस भक्षी का ही है। ये सभी मांस भक्षी पोषी स्तर में आता है, थर्ड से ही स्टार्ट हो जाता है। तो उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। हरे पादप पोषी स्तर 23 नंबर, हरे पादप पोषी स्तर के किस चरण में सम्मिलित है? तो हरे पादप पोषी स्तर के यहाँ लिखा पोषी स्तर 1, पोषी स्तर 2, पोषी स्तर 3, इनमें से कोई नहीं। तो हरे जो पादप है ये पोषी स्तर के पोषी स्तर 1 में पादप जो है पोषी स्तर के पोषी स्तर 1 में पाया जाता है। पोषी स्तर 1 में पादप पाया जाता है, याद रखना। 24 नंबर में वह आहार श्रृंखला जो जंतु और पौधों के मृत कार्बनिक पदार्थों से आरंभ होती है ये क्या कहलाती है? चराई आहार श्रृंखला, अपरद आहार श्रृंखला, परजीवी आहार श्रृंखला, इनमें से कोई नहीं। तो राइट हो जाएगा अपरद आहार श्रृंखला। 25 में है प्रकृति में पाए जाने वाले 100 से अधिक रसायनों में से सजीवों में कितने पाए जाते हैं? 20, 30, 40 या फिर 45। तो आपका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 20।
क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव रुधिर में जल की मात्रा कितने परसेंट होती है? तो ये देखिए, मानव रुधिर का मतलब मानव रक्त, ठीक है, मानव रक्त। तो मानव रक्त में जल की मात्रा कितने परसेंट होती है? तो देखिए, इसका सही जवाब आपका 90% होगा, है ना, 90%। लेकिन कहीं-कहीं आपको 80% देखने को मिलेंगे सही, बट 100% इसे जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 90% हम लोग बोलेंगे। जल की मात्रा 90% होती है। 27 नंबर में है, आनुवांशिक सूचना के वहन करने वाले यौगिक का नाम है। अमीनो अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी पर नाइट्रोजन यौगिकीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किस तरीके से होती है? पहला है, कुछ मृत मुक्त जीवी जीवाणुओं, नील, हरित शैवालों तथा राइजोबियम जैसे सहजीवी जीवाणुओं से। दूसरा है, मनुष्य द्वारा औद्योगिक प्रक्रियाओं के प्रयोग से, बिजली पकड़ने जैसी वायुमंडलीय घटनाओं से, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट आपका क्या हो जाएगा? ये जो तीनों जो बोला गया है यहाँ पर, ये तीनों के तीनों सही है, ठीक है। तो इसकी प्रक्रिया योगिकीकरण की उपरोक्त में सभी होगा, ऑप्शन नंबर घ। 29 में है, कौन से तत्व अवसादी चक्र के माध्यम से परिसंचारित होते हैं? फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो कौन से तत्व अपसारी चक्र के माध्यम से परिसंचारित होती है? फास्फोरस भी, कैल्शियम भी, मैग्नीशियम भी। उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा अनुक्रम घास के मैदानों के समुदाय में अधिक तेजी से होता है, जिसमें 20 से 40 वर्ष लगते हैं? प्रथम अनुक्रम, द्वितीय अनुक्रम, तृतीय अनुक्रम या फिर चतुर्थ अनुक्रम। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, द्वितीय अनुक्रम। 31 में है, वन की कौन सी शाखा का संबंध टीक, ताल, शीशम और केल जैसी मूल्यवान इमारती लकड़ी के वृक्षों को लगाने, विकसित करने तथा देखभाल करने से है? पहला है वन प्रबंधन, दूसरा है वन वर्धन, तीसरा एक धार्मिक कृषि, चौथा है वन संरक्षण। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, वन वर्धन। क्रेब और लॉबस्टर उदाहरण है, प्लवक, तर्णक, नितलक, पटलक। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, नितलक। 23 है, भारत में कौन से रुद्ध जलागार पाए जाते हैं? ऑन स्ट्रीम, ऑफ स्टर्म, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, दोनों। 34 में, नदी और समुद्र के मध्य संक्रमण क्षेत्र ज्वारनमुख कौन है? निथलक, नितलस, पेलागिक, ज्वारनमुख या फिर पटलक। तो यहाँ पे जो है कि आपका राइट हो जाएगा ग नंबर, ज्वारनमुख। क्वेश्चन नंबर 35 है, पौधों, यहाँ पौधों नहीं होगा, पौधे होगा, ठीक है। तो पौधे या फिर प्राणी जो पेड़ से ऊपर जलीय, पौधों नहीं, ठीक है, पौधे। तो पौधे या फिर प्राणी जो पेड़ से ऊपर जलीय पौधे चिपके रहते हैं, डैश कहलाते हैं। तो वो कहलाएंगे स्टूडेंट्स आपका परिपादक, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट में जो यार टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। 36 नंबर देखिए, ज्वारनमुख कौन से जलीय पारितंत्र का उदाहरण है? समुद्री पारितंत्र, अलवन पारितंत्र, अलवन जल पारितंत्र,
खारा जल पारितंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट होगा ग नंबर खारा जल पारितंत्र। 37 है, शीतोष्ण क्षेत्रों में अक्सर वृष्टि छाया वाले क्षेत्रों में डैश बन जाते हैं। तो वृष्टि छाया वाले क्षेत्रों में मरुस्थल बन जाते हैं। 38 है, 25 से 75 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होने वाले क्षेत्रों में कौन सा पायतंत्र पाया जाता है? मरुस्थलीय, घास क्षेत्र, वन क्षेत्र या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ख नंबर घास क्षेत्र। काफी ज्यादा वर्ष काफी ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां सर्दी और गर्मी के दिनों के ताप में भिन्नताओं में अधिक अंतर नहीं है, कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे पहला है उपोष्णी वर्षा प्रचुर वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन, शीतोष्ण शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन। 40 में इन वन क्षेत्रों में कोहरा बहुत अधिक पड़ता है, जो वर्षा की तुलना में पानी का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। शीतोष्ण सदाबहार वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन में, शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वन, उष्णकटिबंधीय मौसमी वन। तो ये राइट हो जाएगा ग नंबर शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वन। 41 में है ब्लू व्हेल कौन से जलीय जीवों के समूह से संबंधित है? पटलक, प्लवक, तर्णक या फिर नितलक? तो राइट हो जाएगा ग नंबर तर्णक। 42 नंबर में है यह क्षेत्र अस्थायी रूप से असमय या फिर समय समय पानी से ढके रहने वाले क्षेत्र है। आर्द्रभूमि, रुद्र जलागार, झीलें या फिर ज्वारंधमुख? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा क नंबर आर्द्रभूमि। 43 है विश्व के सबसे उत्पादी पारितंत्रों में सम्मिलित है। वेला पर्वतीय मंडल, रुद्र जलागार, ज्वारंधमुख, आर्द्र भूमि पारितंत्र। राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ग नंबर ज्वारंधमुख। 44 है थार रेगिस्तान में केलोटिस और यूरोमेस्टिक्स किन जंतुओं के परभक्षी है? रेगिस्तानी टिड्डी, रेगिस्तानी ड्रैगन फ्लाई, रेगिस्तानी सांप और चौथा ऑप्शन है इसमें रेगिस्तानी जड़बिल। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन रेगिस्तानी टिड्डी। 45 में कौन से जीवों में झुलसाने वाली हवाएं चलती है तथा शुष्कन क्रिया बहुत अधिक मात्रा में होती है? वन जीवों, टुंड्रा जीवों, मरुस्थल जीवों, घास स्थल जीवों? तो राइट हो जाएगा इसका ग नंबर मरुस्थल जीवों। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस जल सीधे प्रवास्त में बिना तरल परावस्था में जाए बिना परिवर्तित हो जाता है। तो मतलब कि ठोस से डायरेक्ट वो गैस रूप में, ठीक है, गैस रूप में बाहर निकल जाता है। तो ठोस से डायरेक्ट गैस रूप में जाता है, वो कहा जाता है स्टूडेंट ऊर्ध्वापातन। ऑप्शन नंबर ग। ठोस से बना तरल, जैसे ये आपका कपूर हो गया, तो कपूर को जब गर्म करोगे ना तो ये तरल रूप में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा भैया, वाष्प बन जाएगा, गैस रूप में उड़ जाएगा गैस बनकर। तो ऑप्शन नंबर ग होगा, सब्लिमेशन मेथड होता है ये। 47 में पृथ्वी के वे संसाधन जो प्राकृतिक गुणन द्वारा समय समय पर विस्थापित होते रहते हैं कहलाते हैं? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, भौतिक या फिर प्राकृतिक? तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क नंबर नवीकरणीय। बुक रिवीजन जरूर करना, मैंने बुक रिवीजन वाली वीडियो डाला था, तो उसमें क्या है कि मैंने ये जो डाउट्स है उनमें क्लियर हो जाता है, तो बुक रिवीजन जरूर करना चाहिए। टाइम है तो बुक रिवीजन जरूर कीजिए। 48 है जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, अप्राकृतिक या फिर जलीय? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, अनवीकरणीय। नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन मैंने बताया है, ठीक है, बुक वाली वीडियो में। तो 49 है, देखिए 49 में है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प प्रवस्था द्वारा तरल वाष्प के द्वारा तरल में परिवर्तित होता है। तो जब ये वाष्प के द्वारा तरल में परिवर्तित हो जाए तो वो कहलाएगा भैया संघनन। क्या कहलाएगा? संघनन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 में पौधों या फिर प्राणी जो जीव जो जड़ जमाए पौधों के तने और पत्तियों से संलग्न रहते हैं उन्हें कहते हैं फूल, जलभर, तृणक या फिर परिपादक। तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा इसका परिपादक। जो देखिए तने और पत्तियों से संलग्न होते हैं जो जड़ जमाए पौधे के, तो इसमें आपको राइट रखना है परिपादक। ठीक है। 51 क्वेश्चन देखिए 51 नंबर में डैश जल झीलों और नदियों के जल का मुख्य स्रोत है। क्या मीठा, खारा, वाहित या फिर समुद्री? राइट हो जाएगा इसमें और नंबर मीठा जल जो है कि झीलों और नदियों के जल का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन 52 है पत्थरों की वह परत जिससे होकर वर्षा का जल नीचे अंतःस्रावित होता है कहलाती है आर्द्र भूमि, जलभर, सिल्ट या फिर जलकूप। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ख नंबर जलभर। 53 देखिए आपका क्या है। डैश एक नवीकरणीय संसाधन है जबकि डैश अनवीकरणीय संसाधन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है भूमि, जल, जल भूमि, जीवाश्म ईंधन, कोयला, कोयला या फिर जीवाश्म ईंधन। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा ख नंबर जल एक नवीकरणीय संसाधन है जबकि भूमि जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। 54 है कृषि में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग जल निकायों में डैश क्रिया को जन्म देता है। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ख नंबर सुपोषण। 55 है जल निकायों के सुपोषण से बच्चों में डैश बीमारी हो जाती है हाइपोथैलेमिया, राइबोफ्लेनी, फ्लेविनहीनता, मेरेस्मन मेरेस्मस और नाइट्रोसोएनीमिया। राइट हो जाएगा घ नंबर नाइट्रोसोएनीमिया। 56 है मृदा में खनिजीकरण के बाद बचने वाले जो अपूर्ण रूप से विघटित कार्बनिक तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं ह्यूमस, अपशिष्ट, खनिज या फिर लवण। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका क नंबर ह्यूमस। 57 है मृदा में उपस्थित अक्रिस्टलीय कोलाइडी गहरे रंग का पदार्थ जो मृदा सूक्ष्मजीवों के लिए ऊर्जा व फिर पोषक का स्रोत है कहलाती है ह्यूमस, खनिज, लवण और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ह्यूमस ही। 58 है पौधों की पत्तियों द्वारा जल हानि किस प्रक्रिया के द्वारा होता है निक्षेपण, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, वर्षण। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग वाष्पोत्सर्जन। 59 है अवक्षेपी पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाली जल नहरें कहलाती है कूल, जलभर, नदमुख या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट हो जाएगा क नंबर कूल। कृषि जल का सबसे बड़ा कृषि जल का सबसे बड़ा डैश है। तो कृषि जल का क्या है सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर निक्षेपक। राइट हो जाएगा आपका उपभोक्ता। 61 है भारत में वनाच्छादन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है 10%, 25%, 33% या फिर 15%। राइट हो जाएगा आपका ख नंबर 25%। 62 है निरंतर बढ़ते जनसंख्या के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं जनसांख्यिकीय निरंतरता, जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या गतिशीलता। राइट होगा इसका जनसंख्या विस्फोट। 63 है वन अपरूपण के परिणाम स्वरूप वायु में किस गैस का स्तर बढ़ रहा है ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फिर नाइट्रोजन। तो राइट है आपका ग नंबर कार्बन डाइऑक्साइड।
64 में भारत के लिए पारिस्थितिकी और आर्थिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत भाग वन से आच्छादित करने की आवश्यकता है? 30%, 33%, 40% या फिर 50%? तो इसका राइट हो जाएगा स्टूडेंट आपका 33%। 65 में है औषधीय जड़ी बूटी, खाद्य, फल, फूल, पत्तियां आदि कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? गैर लकड़ी वन उत्पाद, कृषि उत्पाद, लकड़ी वन उत्पाद, इनमें से कोई नहीं। तो राइट हो जाएगा क नंबर, गैर लकड़ी वन उत्पाद। 66 में है डैश का उद्देश्य ईंधन, चारे, फल, इमारतों, लकड़ी की आवश्यकता और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना। कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, वन प्रबंधन, जल प्रबंधन। इसका जो राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ख नंबर, सामाजिक वानिकी। वन अपरूपन का मुख्य कारण क्या है? वनों में आग, पशुओं द्वारा चढ़ाई, पीड़क जीवों का हमला, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट हो जाएंगे घ नंबर, उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी राइट। वन उपरोपण का मुख्य कारण ये सभी के सभी वनों में आग, पशुओं द्वारा चढ़ाई, पीड़न जीवों का हमला, उपरोक्त सभी जो है किसके ऑप्शन, सभी ऑप्शन सही है। 68 में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता कहलाती है? कार्बन सिंक, भूमंडलीय तापन, ग्रीन हाउस प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। राइट हो जाएगा आपका कार्बन सिंक, ऑप्शन नंबर क। कार्बन सिंक का प्रमुख स्रोत डैश है? मृदा, जल, वन या फिर वायु। तो राइट हो जाएगा आपका 69 नंबर, वन। 70 नंबर में है वन पृथ्वी पर उपलब्ध विशाल डैश संसाधन है? तो वन पृथ्वी पर उपलब्ध ऑप्शन में है नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, रासायनिक या फिर भौतिक। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा भैया नवीकरणीय संसाधन, कौन नंबर। 71 में है वन आपसी अपनी जैव मात्रा में किस गैस का यौगिकीकरण करते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। इसका आप सभी जानते होंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस का यौगिकीकरण करते हैं। 72 है एक संसाधन के रूप में वनों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है? आर्थिक, पारिस्थितिक, सामाजिक, उपरोक्त सभी। राइट हो जाएगा आपका घ नंबर, उपरोक्त सभी। 73 है हिमगोप और ग्लेशियरों के पिघलने की प्रक्रिया डैश मुख्य कारण है? ग्रीन हाउस प्रभाव, भूमंडलीय तापन, वनों की आग, प्रदूषण। तो यहाँ पर इसका राइट रीजन है देखिए भूमंडलीय तापन। 74 है वन अपरूपन के क्या परिणाम है? मृदा अपरदन, कार्बन यौगिकीकरण में कमी, जैव विविधता में कमी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा इसमें भी उपरोक्त सभी, ये सभी कारण है। 75 है डैश आर्थिक लाभों के लिए डैश पारिस्थितिकी लाभों का बलिदान नहीं दिया जाता जा सकता? दीर्घकालिक, अल्पकालिक, अल्पकालिक, दीर्घकालिक, सतत, असतत, असतत और सतत। तो राइट हो जाएगा आपका ख नंबर, अल्पकालिक, दीर्घकालिक। 76 है आनुवांशिक प्रजाति और पारिस्थितिकी किसके स्तर है? लैंगिक विविधता, जैव विविधता, पर्यावरणीय विविधता, जीवोम विविधता। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, जैव विविधता। 77 है ऐसे क्षेत्र जहां प्रजातियां भरपूर होती है लेकिन वे खतरे में होती है क्या कहलाते हैं? हॉटस्पॉट, वन्य क्षेत्र, पारिस्थितिकीय क्षेत्र, स्थानिक क्षेत्र। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, हॉटस्पॉट। कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा विश्व में कितने हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं? 22, 28, 34 या फिर 39। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 34। और देखिए ये वर्तमान टाइम की बात किया जाए तो विश्व भर में 36 जैविक हॉटस्पॉट है। आपके बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे 34 आपका सही हो जाएगा, बट
वर्तमान टाइम की बात किया जाए तो 36 है, तो 34 और 36 में अगर दोनों ऑप्शन रहे, 34 और 36 भी रहे, तो 36 को आप क्लियर करना, 36 को ही आप चूज करना। यहाँ पर 34 है, ये पहले की तुलना में, अभी की तुलना में 36 है विश्व भर में। 79 है, दुनिया के डैश हॉटस्पॉट से भारत में पाए जाते हैं। तो देखिए, भा ये पहले के अकॉर्डिंग लिखा गया, भारत में 4 जैविक हॉटस्पॉट है, ठीक है? तो भारत में 4 है, तो विश्व भर में दुनिया के, तो दुनिया में 36, यहाँ पर 36 होना चाहिए, तो 36 का ऑप्शन तो नहीं है, 34 और 4, 36 का ऑप्शन तो है ही नहीं, तो 34 4 आपका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 34 4। दुनिया के 34 हॉटस्पॉट में से भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। 36 नंबर में है, प्लेटेनिस्टा गेंगेटिका किसकी प्रजाति है? मगरमच्छ, कछुआ, डॉल्फिन या फिर घड़ियाल? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, डॉल्फिन। 81 में है, किस क्षेत्र में बिर्च और रोडोडेंड्रोस की वन्य और गुल्म वनस्पति पाई जाती है? तो उप, पहला ऑप्शन है उप एल्पाइन क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, तीसरा है शीतोष्ण हिमालय क्षेत्र, चौथा है पूर्वी हिमालय क्षेत्र। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, उप एल्पाइन क्षेत्र। 82 नंबर में है, जब किसी प्रजाति की संख्या कम होने पर उसके विलुप्त होने का खतरा बना बना रहता है, तो वह कहलाती है संकटापन प्रजाति, स्थानिक प्रजाति, विलुप्त प्रजाति या फिर क्षणभंगुर प्रजाति। तो राइट हो जाएगा कौन नंबर? संकटापन प्रजाति। 83 में किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजाति कहलाती है विशिष्ट प्रजाति, संकटापन प्रजाति, स्थानिक प्रजाति, क्षेत्रीय प्रजाति। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ग नंबर, स्थानिक प्रजाति। विविध को 84 है, विविधता की मूलभूत मुद्रा है प्रजातीय विविधता, आनुवंशिक विविधता, पारतंत्र विविधता, जैव भौगोलिक विविधता। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, आनुवंशिक विविधता। 85 है, किस देश में 878 उच्चतर पादप प्रजातियों का मूल वनस्पति समूह पाया जाता है, जिसमें 329 स्थानिक है? भारत, मैक्सिको, मॉरिशस, मॉरिशस, केन्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट हो जाएगा भैया आपका ग नंबर, मॉरिशस, मॉरिशस। 86 है, जैव विविधता मूल्य को कौन सी दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? सतत तथा असतत मूल्य, अंतर्निहित तथा उपयोगिता मूल्य, परंपरागत तथा आधुनिक मूल्य, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष मूल्य। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अंतर्निहित तथा उपयोगिता मूल्य। मिस्मी टेकिन नामक शाकाहारी जंतु इस क्षेत्र में पाया जाता है? उप क्षेत्र, मध्य हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र या फिर पूर्वी हिमालय क्षेत्र? तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पूर्वी हिमालय क्षेत्र। 88 नंबर में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भारत का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र करता है? पार हिमालय क्षेत्र, दक्षिणी हिमालय क्षेत्र, दक्षिणी प्रायद्वीप, गंगा के मैदान, पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ ही सही है, पश्चिमी घाट। 89 में है, भारत में बायोम है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जंगल में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगल में, गर्म रेगिस्तान, अर्ध रेगिस्तान, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा घ नंबर, उपरोक्त सभी। इस श्रेणी में वैकल्पिक, पारंपरिक और अस्तित्व मूल्य सम्मिलित है। उपयोगिता मूल्य, गैर उपयोगिता मूल्य, प्रत्यक्ष मूल्य, अप्रत्यक्ष मूल्य। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ख नंबर, गैर उपयोगिता मूल्य। ऑप्शन नंबर 91 है, सौर ऊर्जा किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? गैर पारंपरिक, दूसरा है पारंपरिक, तीसरा अनवीकरणित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर क ही,
सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक श्रेणी के अंतर्गत आती है। भारत में 150 मेगावाट की पहली तरंग ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? इंथल खाड़ी, विंझिजम, पांडिचेरी या फिर कन्याकुमारी? तो राइट हो जाएगा आपका ख नंबर विंझिजम में। 93 है जीव मात्रा ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, आदि ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत है? पारंपरिक, गैर पारंपरिक और नवीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो राइट हो जाएगा ख नंबर गैर पारंपरिक। 94 है जल के अंदर पाई जाने वाली मीथेन किस प्रकार का स्रोत है? फ्यूल सेल ऊर्जा, जीव मात्रा ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा? तो राइट हो जाएगा ख नंबर जीव मात्रा ऊर्जा। 95 है यह प्रक्रिया प्राथमिक सूचक है जिसका उपयोग देश की अर्थव्यवस्था की स्वास्थ्य का माप है। मानव विकास सूचकांक, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद या फिर स्वास्थ्य सूचकांक? तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग सकल घरेलू उत्पाद। 96 है देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र की धारण क्षमता को उस क्षेत्र द्वारा समर्थित की जाने वाली डैश जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन है अधिकतम, दूसरा है न्यूनतम, तीसरा औसतन, चौथा है असंख्य। तो देखिए इसका जो 96 नंबर में जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही सही होगा, अधिकतम। 97 में जीवाश्म ईंधनों से हमें किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? परंपरागत, गैर पारंपरिक, सौर या फिर परमाणु? राइट हो जाएगा क नंबर परंपरागत। 98 है परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जीवाश्म ईंधन, हाइड्रो पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ या फिर रास उत्तरायनिक पदार्थ? राइट हो जाएगा ग नंबर रेडियोधर्मी पदार्थ। 99 नंबर में हाइड्रो पावर में बिजली का उत्पादन कौन से पदार्थ पर निर्भर करता है? हाइड्रोजन, पानी, जीवाश्म ईंधन या फिर सूर्य की रोशनी? राइट हो जाएगा ख नंबर पानी। 100 नंबर में ईंधन से दो प्रकार की ऊर्जा उत्पादित करने में सहायता मिलती है, सह उत्पादन, उपभोक्ता, परमाणु या फिर पानी? इसका राइट हो जाएगा क नंबर सह उत्पादन। तो हम लोगों ने 100 प्रैक्टिस कर लिया, अब 101 में आए। 101 में देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए हम इसके डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। अभी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। डिटेल में जाएंगे तो वीडियो 3 से 4 घंटे की हो जाएगी, तो ध्यान रखना इस बात का, इसीलिए थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ। 101 नंबर में है गैस ऊर्जा, कोयला, प्राकृतिक तेल और ऊर्जा आदि ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत है? पारंपरिक, गैर पारंपरिक और आगे आपका है नवीकरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, पारंपरिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 102 नंबर है सौर ऊर्जा के लिए किस प्रकार के सेल का प्रयोग करना लाभकारी रहता है? रासायनिक सेल, जैविक सेल, फोटोवोल्टिक सेल या फिर रेडियोधर्मी सेल? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ग नंबर फोटोवोल्टिक सेल। 103 नंबर में भारत में कौन से क्षेत्र को भूतापी क्षेत्र माना जाता है? गंगा के मैदान, उत्तर पश्चिमी हिमालय, दक्कन पठार या फिर उपरोक्त सभी? राइट हो जाएगा ख नंबर उत्तर पश्चिमी हिमालय। 104 नंबर में है पवन चक्कियां डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है? पवन गतिक, विद्युत गतिक, पवन उष्मी गतिक, पवन? तो राइट हो जाएगा 104 का क नंबर पवन गतिक। 105 में बायोगैस उत्पादन में डैश गोबर के पूरक के रूप में पाए जाते हैं? अपशिष्ट पदार्थ, जलीय खरपतवार, मृदा, प्राकृतिक गैस? राइट हो जाएगा ख नंबर सही, जलीय खरपतवार। 106 नंबर में है जैव विविधता को हानि पहुंचने के पीछे मुख्य कारण है? CO2 के स्तर में वृद्धि, भू उपयोग में परिवर्तन, वायु में नाइट्रोजन का स्तर बढ़ना, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी।
107 नंबर वह क्षेत्र जहाँ प्रजातीय भोजन तथा आवास का प्रयोग करती है कहलाती है क्या कहलाता है? स्थानिक अधिवास, वासस्थल स्थल या फिर भू-स्थल? राइट हो जाएगा ख नंबर अधिवास। 108 है प्रजातियों 8 नंबर प्रजातियों के लुप्त होने के संदर्भ में अत्यधिक संवेदनशील अधिवास कहलाते हैं। भंगुर अधिवास, संकटापन्न अधिवास, संवेदनशील अधिवास या फिर पारिस्थितिकी अधिवास। राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क भंगुर अधिवास। 9 नंबर में वह प्रजाति जिसके पंखों को तकियों में भरा जाता था और वह लुप्त हो गई। तो राइट हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन है होथ मुर्गी, केरोलिना पैराकिट, लेप्रेडार बत्तख, यात्री कबूतर। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा यात्री कबूतर। 110 नंबर में है जब जंतुओं को उनके अंगों से लाभ कमाने के लिए मारा जाता है तो यह क्या कहता है? वाणिज्यिक शिकार, मनोरंजन शिकार, निर्वाह शिकार या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट हो जाएगा क नंबर वाणिज्यिक शिकार भैया। ठीक है, अपने लाभ के लिए भैया कमाने के लिए मारा जाता है, ये गलत है। तो ये वाणिज्यिक शिकार होता है भैया। 111 नंबर में है इस संक्रामक प्रजाति के परागकणों से त्वचा में एलर्जी होती है। कांग्रेस खरपतवार, नौने मक्का, जलकुंभी या फिर जलीय खरपतवार। तो मुंह त्वचा में एलर्जी वाला में एलर्जी के जितने भी ऑप्शन ऑप्शन हर साल आते हैं, ये क्वेश्चन हर साल आते हैं घुमा फिरा के। तो ध्यान रखना त्वचा में एलर्जी, तो ये राइट हो जाएगा कांग्रेस खरपतवार। बंधन में प्रजनन कार्यक्रम किस जंतु के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गेंडा, हाथी, हिरन या फिर नील गाय। राइट हो जाएगा कौन नंबर गेंडा। 113 नंबर वन्य जीवन संरक्षण अधिकतर किस पर आधारित है? यथास्थल संरक्षण, बहिस्थल संरक्षण, आनुवंशिक संरक्षण, उद्यान संरक्षण। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा यथास्थल संरक्षण। भारत में प्रथम वन्य जीवन अभयारण्य 1878 में स्थापित किया गया था। मैसूर के पास रंगाना सचिट पक्षी अभयारण्य, अहमदाबाद के पास नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, मद्रास के पास वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य, केरल के पास थाटीकर्ड पक्षी अभयारण्य। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग नंबर मद्रास के पास वेदांतगल पक्षी अभयारण्य। 115 नंबर में है प्राणी उद्यान किस प्रकार की संरक्षण पद्धति का प्रतिनिधित्व करते हैं? यथास्थल संरक्षण, बहिस्थल संरक्षण, आनुवांशिक संरक्षण या फिर उद्यान संरक्षण। राइट हो जाएगा ख नंबर बहिस्थल संरक्षण। 16 नंबर में है 116 डैश भंगुर अधिवास का प्रमुख उदाहरण है? कोरल रीफ, महासागर के द्वीप, पर्वतों के शिखर। ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया आपका उपरोक्त सभी। 117 नंबर में है बहिस्थल संरक्षण में उपयुक्त महत्वपूर्ण तकनीक है? बंधक स्थिति में प्रजनन, काय कोशिका क्लोनिंग, कृत्रिम वीर्यसेचन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा घ नंबर उपरोक्त सभी। 118 नंबर में है डैश भारत का पहला आरक्षित जीव मंडल था? चिल्का, हरिके, नीलगिरी या फिर पिछोला। राइट हो जाएगा ग नंबर नीलगिरी। विश्व का प्रथम जीव मंडल आरक्षित स्थान कौन से वर्ष में स्थापित किया गया है? 119 नंबर 1979, 1975, 1983, 1988। राइट हो जाएगा 1979। 120 में है पानी के पक्षियों के लिए आदर्श अधिवास है? पक्षी अभयारण्य, इकोटोन, आर्द्रभूमि या फिर तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ग नंबर आर्द्रभूमि। 121 में है ऐसे पदार्थ जो खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से मानवों में संचित हो जाते तथा स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करते हैं क्या कहलाते हैं? अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक, अकार्बनिक प्रदूषक, अकार्बनिक प्रदूषक। अस्थाई अस्थाई। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा क नंबर अस्थाई कार्बनिक प्रदूषक।
122 में कौन सी परत हमें हानिकारक यूवी विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करती है? ऑक्सीजन, हीलियम, ओजोन या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ओजोन। कौन नंबर 123 में कौन सा प्रदूषक मानव शरीर के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर श्वास रोध का कारक बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कार्बन मोनोऑक्साइड। 124 में कौन सी गैस लीक होने से भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो एक 400 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हम लोग प्रैक्टिस किए थे उनमें हम लोग देखे थे। तो क नंबर में कार्बाइड गैस, दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनेट, एडोन सल्फाइड, प्रॉक्सी एसिल नाइट्रेट। तो ये क्वेश्चंस अगर आए ना तो भैया आंख बंद करके आपको दे देना है किसमें, मिथाइल आइसोसाइनेट में। ठीक है, इसके हिसाब से वहां पे भाई बहुत ही हाहाकार मच गया। ठीक है, बहुत ही बड़ा संकट आ गया। 125 नंबर में है बहुत लोग मारे गए इसमें। 125 में है श्वसनशील निलंबित कणिकीय पदार्थ का क्या है? साधारण स्तर है 20 माइक्रोमीटर प्रति क्यूबिक मीटर। यह क्वेश्चन आते हैं 40 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, 80 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ग नंबर 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। 126 नंबर में जब ठंडी वायु के ऊपर उष्णतर वायु की अस्थायी परत बन जाती है तो यह कहलाती है वायुमंडलीय उत्क्रमण, अम्ल वर्षा, वायुमंडलीय वायुमंडल संघनन या फिर निलंबन। तो राइट हो जाएगा क नंबर, वायुमंडलीय उत्क्रमण। 127 नंबर में जल में ई कोलाई की उपस्थिति की पहचान व फिर उसकी गणना में प्रयुक्त तकनीक है जैविकी ऑक्सीजन मांग, रासायनिक ऑक्सीजन मांग, संपूर्ण घुले ठोस, सार्वजनिक संभावित संख्या। तो राइट हो जाएगा घ नंबर, सर्वाधिक संभावित संख्या। जैविकीय ऑक्सीजन मांग, रासायनिक ऑक्सीजन मांग, सार्वत्रिक संभावित संख्या किस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं? वायुमंडल प्रदूषण मापक, जल गुणवत्ता मापक, मृदा गुणवत्ता मापक, ताप प्रदूषक मापक। राइट हो जाएगा ख नंबर, जल गुणवत्ता मापक। क्वेश्चन 129 है वह इकाई जिसमें ध्वनि का दाब एवं उसका तारत्व दोनों मापे जाते हैं कहलाती है डेसिबल। डेसिबल ए, डेसिबल बी, डेसिबल सी। राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका डेसिबल का नंबर। 130 है जब किसी जल निकाय अथवा वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है जिससे जीव जंतुओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है तो यह प्रक्रिया वैश्विक तापन, तापीय प्रदूषण, वायुमंडलीय ताप उत्क्रमण, अम्ल वर्षण। तो यहाँ पर राइट है ख नंबर, तापीय प्रदूषण। ओजोन स्तर में काफी कमी के लिए उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, निलंबित कणिकीय पदार्थ, तरल बुदिकाएं या फिर हाइड्रोकार्बन्स कार्बन्स। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा क नंबर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 132 में कार्बन मोनोऑक्साइड उदाहरण है प्राकृतिक प्रदूषक, प्राकृतिक प्रदूषक का प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीय प्रदूषक, उपरोक्त सभी। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, प्राथमिक प्रदूषक। 133 नंबर में है श्वसनशील निलंबित कणिकीय पदार्थ का आकार है PM 2.5, PM5, PM10 या फिर PM15। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा ग नंबर, PM10। वह प्रक्रिया जिसमें मृदा घटकों का और विशेषकर ऊपरी मृदा के कणों का घटना सम्मिलित हो क्या कहलाती है? मृदा अपर्दन, मृदा संश्लेषण, मृदा अम्लता, मृदा क्षारीयता। मृदा अपर्दन कहलाएगा। ठीक है, 134 का क नंबर। 135 में है जब खाद्य श्रृंखला में रासायनिक प्रदूषकों का उच्चतर स्तर पर संचयन होता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है जैव आवर्धन, रासायनिक आवर्धन, प्रदूषण प्रदूषक आवर्धन या फिर खाद आवर्धन। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका क नंबर जैव आवर्धन। 136 नंबर में है कचरे की 4 व्यापक श्रेणियों में पुरानी दवाइयाँ, पेंट, बल्ब जैसा कचरा किसके अंतर्गत है? कार्बनिक अपशिष्ट, पुनर्चक्रणीय, दूषित या फिर विषाक्त अपशिष्ट। यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा घ नंबर विषाक्त अपशिष्ट। रसोई के अपशिष्ट सब्जियां, फल आदि कचरा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? कार्बनिक अपशिष्ट, पुनर्चक्रित, दूषित या फिर विषाक्त अपशिष्ट। तो राइट हो जाएगा आपका क नंबर कार्बनिक अपशिष्ट। 138 है कोई भी अपशिष्ट संकटदायी तब होता है जब वह ज्वलनशील हो, संक्षारक हो, अभिक्रियाशील हो या फिर उपरोक्त सभी स्थितियों में मान्य हो। तो राइट हो जाएगा आपका ख नंबर उपरोक्त सभी स्थितियों में भाई ज्वलनशील, संक्षारक, अभिक्रियाशील उपरोक्त सभी स्थितियों में क्या है मान्य। 139 में है अपांक प्रसंस्करण की विधि अपशिष्टों के किस प्रकार के उपचार में प्रयोग होती है? भौतिक उपचार, रासायनिक उपचार, जैविक उपचार, भस्मीकरण। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग नंबर जैविक उपचार। 140 नंबर में है अनुकूलन, पाचन, कंपोस्टिंग, स्थूलन किस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं? आपंक प्रसंस्करण, भौतिक उपचार, रासायनिक उपचार, भस्मीकरण। तो राइट हो जाएगा क नंबर आपंक प्रसंस्करण। देखिए आपका 41 नंबर में ऑक्सीजन द्वारा ज्वलनशील अपशिष्टों के निराविषीकरण की प्रक्रिया कहलाती है? आपंक प्रसंस्करण, अनुकूलन, स्थूलन या फिर भस्मीकरण। राइट हो जाएगा घ नंबर भस्मीकरण। 142 में है अपशिष्ट डैश अपशिष्ट को निस्तारण से पहले उपचारित करना चाहिए? जैविक, आवेशी, कार्बनिक या फिर मिश्रित। तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ख नंबर आवेशी। औद्योगिक अपशिष्टों के निस्तारण के लिए भारत में कौन सी विधि प्रचलित है? नगर के कचरे के साथ निस्तारण, खुले गड्ढों में जलाना, नदी के संस्तरों और तटों पर निस्तारण या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। 144 है जब कच्चे माल के प्रसंस्करण द्वारा उत्पाद बनता है तो अपशिष्ट का उत्पादन होता है? प्रदूषण नियंत्रण अभिमुख, प्रक्रिया अभिमुख, संक्षारक अभिमुख या फिर ज्वलनशील अभिमुख। तो राइट हो जाएगा आपका ख नंबर प्रक्रिया अभिमुख। 145 में है, संकटदायी अपशिष्ट को गैर संकटदायी अपशिष्ट से अलग करने की विधि कहलाती है? पृथक्करण, सांद्रण, पुनर्चक्रण, भस्मीकरण। तो राइट हो जाएगा इसका क नंबर पृथक्करण। 140 में अन्य सामग्रियों का क्षय करने वाला अपशिष्ट होता है? ज्वलनशील, रेडियोधर्मी, संक्षारक या फिर अभिक्रियाशील। तो राइट हो जाएगा ग नंबर संक्षारक। क्वेश्चन 147 है कागज, कांच, धातुएं, प्लास्टिक जैसे कचरा किस क्षेत्र श्रेणी में आते हैं? कार्बनिक अपशिष्ट, पुनर्चक्रीकरण, दूषित अपशिष्ट या फिर विषाक्त अपशिष्ट। राइट हो जाएगा आपका पुनर्चक्रीकरण। पुनर्चक्र ऑप्शन ख पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट। 148 है वह यौगिक जिसके ग्रहण करने अथवा प्रयोग से आनुवांशिक परिवर्तन होने की संभावना बढ़ जाती है डैश कहलाती है? अविष्य, संक्षारक, उत्प्रेरक या फिर कैंस सरकारी। राइट हो जाएगा राइट क्या हो जाएगा एक क नंबर अविष्य। 149 नंबर में है अब अपशिष्ट का उसी रूप में बिना उपचार किए स्थानांतरण अपशिष्ट का डैश कहलाता है? न्यूनीकरण, पुनरुपयोग, पुनर्चक्रण या फिर खंडीकरण। तो राइट हो जाएगा ख नंबर पुनरुपयोग। 150 है अपशिष्टों के भौतिक उपचार में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? अनुपन, भंडारण, पंख शुष्कन या फिर उपरोक्त सभी। तो जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। 151 में है किसी एक स्थान पर लंबी काल अवधि में बनी रहने वाली विशिष्ट वायुमंडलीय अवस्थाएं कहलाती है? ताप विकिरण, जलवायु, पर्यावरण या फिर पारितंत्र। राइट हो जाएगा ख नंबर जलवायु। 152 में जलवायु को अक्षांशों के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 3,
4 या फिर 5। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 3। 153 में है ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ने से होता है भूमंडलीय तापमान, जल चक्रण में परिवर्तन, जलवायु के प्रतिरूप में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। राइट हो जाएगा घ नंबर उपरोक्त सभी। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता वायुमंडल के कौन से भागों में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बाह्य मंडल? राइट हो जाएगा ख नंबर समताप मंडल। समताप मंडल मतलब बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखना बार बार। 155 में ओजोन के की सांद्रता किस इकाई में मापी जाती है? तो डॉप्सन इकाई, डेसिबल इकाई, नैनोमीटर या फिर क्यूबिक नैनोमीटर? तो राइट हो जाएगा आपका क नंबर डॉप्सन इकाई। 156 में पराबैंगनी विकिरण का कौन सा भाग वायुमंडल की ओजोन परत द्वारा अवशोषित नहीं होता? यूवीए, यूवीबी, यूवीसी या फिर उपरोक्त सभी? राइट हो जाएगा क नंबर यूवीए। 157 में है कौन सा दिवस ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, तो याद रख लीजिए, ध्यान रखिए, बहुत काम आएगा। 16 सितंबर इसका राइट आंसर है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 158 में है आश्वित जल का पीएच मान होता है 5, 6.5, 6 और 7। राइट हो जाएगा आपका घ नंबर 7। 159 में वे पदार्थ जो जलीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, अम्ल, क्षार, कार्बनिक अम्ल या फिर कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं? तो राइट हो जाएगा आपका क नंबर अम्ल। 160 नंबर में है अम्ल वर्षण में गिरने वाले जल का पीएच मान होता है 5.7 से कम, 5.7 से 7 के मध्य, 7 या फिर 7 से अधिक? राइट हो जाएगा क नंबर 5.7 से कम। 161 नंबर में क्या है? कार्बनिक द्रव्यों के अपघटन से प्राप्त हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायुमंडल में किस यौगिक में परिवर्तित हो जाती है तो अत्यंत घातक होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर फ्लोराइड अम्ल? राइट हो जाएगा क नंबर सल्फर डाइऑक्साइड। 162 में है जुलाई 2001 में बॉन में आयोजित हुए जलवायु के मुद्दे पर सहयोगी देशों के मध्य समझौता हुआ जिसे कहा जाता है बॉन समझौता, मर्राकेश समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योतो प्रोटोकॉल? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर क बॉन समझौता। 163 में है ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारण है वायुमंडल में अम्लीय सांद्रता का बढ़ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग, भूमंडलीय तापमान या फिर जल चक्र में उग्र परिवर्तन? राइट हो जाएगा आपका ख नंबर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग। 164 में है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन कौन से यौगिक श्रेणी में आते हैं? हेलोजन, संक्रमण तत्व, निष्क्रिय तत्व या फिर क्षारीय तत्व यौगिक? राइट हो जाएगा आपका क नंबर हेलोजन। हेलोजन। 165 नंबर में है निम्न में से दुर्बल अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग कार्बोनिक अम्ल। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? 1975, 1979, 1979, 1980 या फिर 1982? तो राइट हो जाएगा ग नंबर 1980। सरकारी नीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों के अंतर्गत यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि राज्य का प्रयास होगा कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करे एवं उसका सुधार करे तथा देश के वनों में वन्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करे? पूछा जाता है क्वेश्चन भैया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर अनुच्छेद 48 ये। क्वेश्चन 168 है किस अधिनियम के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि बोर्डों का काम जल, मल तथा औद्योगिक बहिर्वाह विसर्जनों का नियंत्रण करना है? तो 168 का ख नंबर राइट हो जाएगा जल अधिनियम।
169 में है प्रथम वन अधिनियम कब मनाया गया होगा? 1920, 1927, 1935 या फिर 1952? राइट क्या हो जाएगा भैया? 1927। क्वेश्चन नंबर 170 है, भोपाल त्रासदी के परिप्रेक्ष्य में यह अधिनियम बनाया गया था? वायु अधिनियम, जल अधिनियम, वन एवं वन्य जीवन अधिनियम या फिर सामान्य अधिनियम? राइट हो जाएगा घ नंबर सामान्य अधिनियम। 171 में है, जैव अपहरण को रोकने के लिए किस अधिनियम में प्रावधान है? जैव विविधता अधिनियम 2000, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यून ट्रिब्यूनल अधिनियम 1995। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका कौन नंबर जैव विविधता अधिनियम 2000। 172 में इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के दस्तावेज में निर्वाहशील विकास के सामाजिक, आर्थिक एवं विविध पर्यावरण आयाम लिए गए हैं। बेसेल समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता, स्टॉकहोम समझौता या फिर एजेंडा? तो एजेंडा तो राइट हो जाएगा स्टूडेंट आपका। देखिए देखिए इसका राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एजेंडा। एजेंडा 173 में है, में देश के लिए वार्षिक पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट बनाना किस समिति के अंतर्गत आता है? संयुक्त राष्ट्र परिवहन समिति, पर्यावरण नियोजन की राष्ट्रीय समिति, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद? तो ये जो राइट हो जाएगा आपका ख नंबर ख नंबर में पर्यावरण नियोजन की राष्ट्रीय समिति। ठीक है। 174 नंबर में है, 1997 में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्योटा में, वियना में, मॉन्ट्रियल में या फिर कोपेनहेगन में? तो राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर क नंबर क्योटा में। 175 में है, किस सम्मेलन के अंतर्गत पीओपी कचरे के भंडार के निपटान और उपचार संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया? बेसेल समझौता, वियना समझौता, स्टॉकहोम समझौता या फिर मॉन्ट्रियल समझौता? राइट हो जाएगा इसका स्टॉकहोम समझौता। 176 में किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के विभिन्न आयोगों ने पर्यावरण कोर्ट की स्थापना की सिफारिश की? राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल अधिनियम 1995, राष्ट्र हरित अधिकरण अधिनियम 2010, जैव विविधता अधिनियम 2000, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986? तो राइट इसका जो हो जाएगा ख नंबर राष्ट्र हरित अधिकरण अधिनियम 2010। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1970, 1974, 1976 या फिर 1980? तो राइट हो जाएगा ख नंबर 1974। सॉरी ख नंबर नहीं, सॉरी आपका राइट ऑप्शन ख नंबर नहीं हो जाएगा, राइट हो जाएगा हाँ राइट ख ही नंबर, सॉरी हम ही तो गलती कर रहे राइट ख नहीं नंबर होगा। 1976 हमने सोचा 1976 तो इसका नहीं होगा, 1974 ही होगा। 1985 में ओजोन परत की सुरक्षा पर समझौता कहाँ हुआ? बेसेल समझौता में, रोटरडेम समझौता, वियना समझौता या फिर क्योटो प्रोटोकॉल? तो राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा क नंबर वियना समझौता। 179 इस समझौते के अंतर्गत खतरनाक रसायन और कीटनाशक ऐसे देशों में निर्यात करना प्रतिबंधित है जिन देशों में इनके प्रबंधन तथा निष्पादन संबंधी विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है? तो इसका जो राइट हो जाएगा ख नंबर रॉटरडेम समझौता। समुद्री संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन एवं भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में समुद्र नियम पर समझौता किस वर्ष हुआ? 1975, 1980, 1982, 1985? तो देखिए यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा क नंबर 1982। 181 में है,
वर्ष 2018 के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 105.7 करोड़, 125.7 करोड़, 135.7 करोड़, 145.7 करोड़। तो ये राइट हो जाएगा ग नंबर 135.7 करोड़। एक आकलन के अनुसार विश्व के खाद्य संसाधन अधिकतम अ, लोगों डैश लोगों को वहन कर सकते हैं, 1 अरब, 5 अरब, 10 अरब या फिर 20 अरब। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग नंबर 10 अरब। 183 में देखिए, 183 में आपका क्या है, 1842 में हुई यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद स्वच्छ पर्यावरण का महत्व समझा गया, इसे नाम दिया गया विशाल स्वच्छता जागरण, स्वच्छ जागरण अभियान, स्वच्छ पर्यावरण जागरण या फिर पर्यावरण स्वच्छता अभियान। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा क नंबर विशाल स्वच्छता जागरण। क्वेश्चन 184 है, निम्न में से कौन से आनुवांशिक रोग है, सिकल सेल एनीमिया, माइजोफ्रेनिया, मधुमेह या फिर स्कर्वी। तो राइट हो जाएगा इसमें क नंबर सिकिल सेल एनीमिया। 185 में रोगों के कारण अथवा उत्पत्ति का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जैविक विज्ञापन विज्ञान, रेख हेतु विज्ञान, जीव रोग विज्ञान या फिर रोगाणु विज्ञान। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ख नंबर रोग हेतु विज्ञान। 186 में है, कौन सा भूकंपीय क्षेत्र जोन उच्च क्षति वाला एक जोखिम क्षेत्र कहलाता है, क्षेत्र या फिर जोन टू क्षेत्र या जोन टू क्षेत्र, क्षेत्र जोन वन, क्षेत्र जोन टू, क्षेत्र जोन फाइव, क्षेत्र जोन फोर। तो राइट हो जाएगा ग नंबर क्षेत्र जोन फाइव। 187 में है, भूकंप की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, वेवफॉर्म ग्राफ, सिस्मोग्राफ, एम्पलीट्यूड ग्राफ या फिर उपरोक्त सभी। राइट हो जाएगा ख नंबर सिस्मोग्राफ। 188 में है, जल का यह विसर्जन जो नदी की क्षमता से अधिक होता है क्या कहलाता है, बाढ़, प्रवाह, चक्रवात या फिर सुनामी। तो 188 में राइट हो जाएगा क नंबर बाढ़। 189 में है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तल के 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक डैश है, ज्वार, सुनामी, चक्रवात या फिर भूकंप। राइट हो जाएगा ग नंबर चक्रवात। 190 में है, भौगोलिक घटनाओं के कारण महासागर में बनने वाली लहरें इस घटना को जन्म देती है, ज्वार, सुनामी, चक्रवात या फिर भूकंप। राइट हो जाएगा आपका ख नंबर सुनामी। 191 में है, जब ऊर्जा अपने अधिकेंद्र बिंदु से सभी दिशाओं में प्रसारित हो तो डैश आते हैं, ज्वार भाटा, सुनामी, चक्रवात या फिर भूकंप। राइट है घ नंबर भूकंप। देखिए 192 नंबर में है, डैश वन सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, उष्णकटिबंधीय वन, डेल्टाई वन, मैंग्रोव वन, शुष्क पर्णपाती वन। तो यहाँ पर राइट जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ग नंबर मैंग्रोव वन। 193 नंबर में है, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य किन कारणों से प्रभावित होता है, अनुवांशिक, व्यवहारागत, पर्यावरणीय या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, घ नंबर उपरोक्त सभी। इन सब के वजह से क्या होते हैं, कोई व्यक्ति अ, स्वास्थ्य किसी का बिगड़ता है। तो इन सब कारण सभी कारण होते हैं, अनुवांशिक भी, व्यवहारगत भी या फिर पर्यावरणीय भी, सभी। 193 में है, केरल में कुंती नदी की तंग घाटी में बहुमूल्य पादप और जंतु प्रजातियों को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ, चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, अपिको आंदोलन या फिर टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। राइट हो जाएगा ख नंबर साइलेंट वैली आंदोलन। भूस्खलन, हिमस्खलन, भूकंप, रेत का गुब्बार, ज्वालामुखी फटना आदि आपदाओं को किस प्राकृतिक आपदा की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं, वायुमंडलीय, जलीय, भौगोलिक या फिर जैविक। राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग नंबर भौगोलिक।
जिस विषय के अंतर्गत मनुष्य के नैतिक संबंधों का और पर्यावरण तथा उसके गैर मानव घटकों के नैतिक स्तर का भी अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? पर्यावरणीय रक्षा शास्त्र, नैतिक विज्ञान, पर्यावरणीय नीति शास्त्र या फिर प्रकृति मानव संबंध विज्ञान। तो राइट हो जाएगा इसका पर्यावरणीय नीति शास्त्र। 197 में है, प्रकृति खूबसूरत और पूर्ण है, लेकिन पसंद किए जाने के लिए इसे रूपांतरित करना होगा। प्रकृति के संबंध में यह धारणा किस दर्शन के आधार पर है? पश्चिमी यूरोपियन और उत्तरी अमेरिकी, सीनियटिक, चीनी, कोरियाई, जापानी, भारतीय, हिंदू, बौद्ध और जैन दर्शनों का संयोजन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट हो जाएगा कौन नंबर? पश्चिमी यूरोपियन और उत्तरी अमेरिकी। 198 में प्रकृति माँ है, वह देवी है, इसे इसके बच्चों के द्वारा साधा नहीं जा सकता, यह दर्शन है। पश्चिमी यूरोपियन और उत्तरी अमेरिकी, सीनियटिक, चीनी, कोरियाई, जापानी, भारतीय, हिंदू, बौद्ध और जैन दर्शनों का संयोजन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो होगा ग नंबर, भारतीय, हिंदू, बौद्ध और जैन दर्शनों का संयोजन। 199 में है, सभी दर्शन पितृसत्तात्मक तंत्र से निकलते हैं, यह धारणा संबंधित है। पारिस्थितिक स्त्रीवाद, मानव केंद्रितवाद, जैव केंद्रितवाद और पर्यावरण के केंद्रितवाद, पश्चिमी दर्शन। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर क नंबर, पारिस्थितिकी स्त्रीवाद। अब पहुंचे हैं 200 क्वेश्चन नंबर पर। पर्यावरणवाद एक संभ्रांत जन आंदोलन है। गरीब जन के दृष्टिकोण से रोजगार और अच्छे स्तर का जीवन प्रदान करना स्वच्छ पर्यावरण की अपेक्षा उच्चतर प्राथमिकता होनी चाहिए, संबंधित है। पर्यावरणीय न्याय से, पर्यावरणीय नस्लवाद से, सामाजिक नस्ल असमानता से या फिर भौगोलिक असमानता से। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा क नंबर हो जाएगा पर्यावरणीय न्याय से। 201 नंबर का दार्शनिक लियोपोल्ड किस दर्शन संबंधित है? जैव केंद्रितवाद और पर्यावरण केंद्रितवाद, पारिस्थितिक स्त्रीवाद, प्रबंधनकर्ता, मानव केंद्रित उपागम। तो राइट हो जाएगा यहाँ पे क नंबर, जैव केंद्रितवाद और पर्यावरण केंद्रितवाद। 202 नंबर में प्रकृति मनुष्य के लिए पराई और विरोधी है, यह धारणाएं संबंध है। प्रबंधनकर्ता, मानव केंद्रित उपागम, पश्चिमी दर्शन या फिर पारिस्थितिक स्त्रीवाद। तो राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग नंबर, पश्चिमी दर्शन। 203 नंबर में है, डैश का अभिप्राय उन स्थितियों से है जिसमें ऐसे अधिकार को मुक्त रूप से व्यवहार में लाया जा सकता है जिसमें व्यक्तिगत और समूह की पहचाने, आवश्यकताएं और प्रतिष्ठाएं संरक्षित रहे तथा उनका उचित सम्मान हो। पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय सुरक्षा, दूसरा है पर्यावरणीय समानता, तीसरा जो है वो है पर्यावरणीय नस्लवाद, चौथा है पर्यावरणीय न्याय। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पर्यावरणीय न्याय। 204 में इस धर्म में मानव को शांति की तलाश करने और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सलाह दी जाती है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर ईसाई धर्म। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा क नंबर, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। 205 नंबर में है, ईश्वर में मनुष्य को ले जाकर अदन वाटिका में उसको सज्जित व देखभाल करने के लिए रखा, उपरोक्त दर्शन संबंधित है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर ईसाई धर्म। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा घ नंबर, ऑप्शन ईसाई धर्म। 206 नंबर में है, वाणी और विचार पर संयम रखने, गति पर नियंत्रण रखने तथा भोजन और पेयजल पदार्थों को रखने की सलाह किस धर्म में दी गई है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर ईसाई धर्म। राइट हो जाएगा आपका ख नंबर, जैन धर्म। 207 नंबर है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनविस से जुड़े संस्थान कौन से हैं? केंद्रीय जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण बोर्ड, औद्योगिक किस विज्ञान औद्योगिक औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र, टाटा ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा घ नंबर, उपरोक्त सभी। 208 नंबर में है, निम्न पंक्तियां किस धार्मिक पुस्तक से ली गई है? पढ़िए। अध सत्य से वायु उत्पन्न हुई,
वायु से जल उत्पन्न हुआ, जल से 3 जगत उत्पन्न हुए और स्वयं सृष्टि की रचना का केंद्र है। कम से कम समय में वह जो शांति की तलाश में डूबा हुआ है। तो ये किससे लिया गया है? तो ये भैया आपका लिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन में है भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, गुरु ग्रंथ साहिब। 209 नंबर में है सूचना प्रणाली ENVIS। इनविस का निर्माण किस समिति के अंतर्गत हुआ? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्र नदी संरक्षण निदेशालय, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, प्रतिपूरक वनीकरण योजना प्राधिकरण। तो राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अ, डैश का संबंध न्याय संगति और अधिकारों से है? पर्यावरणीय न्याय, पर्यावरणीय असमानता, पर्यावरणीय नस्लवाद, पर्यावरणीय सुरक्षा। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, पर्यावरणीय न्याय। इस तरह से हम लोगों ने बहुत देर से कंप्लीट किया पूरा 210 क्वेश्चन, पूरा चैप्टर वाइज एमसीक्यू को देखा यहाँ पर, और यहाँ नीचे आपके आंसर की भी दिए हुए हैं। अब फटाफट आप लोग व्हाट्सएप से ये पीडीएफ परचेस कर लीजिए। एग्जाम देने से पहले एक बार देखते जाना है आपको, सबके लास्ट में आपके आंसर की है। तो जितने भी और भी कई आप लोगों ने पीडीएफ परचेस किया होगा, तो ये पीडीएफ देखिए आप लोगों के लिए आज भर का ही टाइम है। 20 जुलाई को आप लोग परचेस कर 20 जुलाई तक आप लोग क्या करेंगे, ये परचेस करेंगे। तो आज भर देखो, आज और ये कल, तो आज है 19 तारीख, आज क्या है 19 तारीख और कल है आपका 20 तारीख। तो ये 19 और 20 तक में अगर आप ये ले लेते हैं तो ये आपको बहुत ही फायदा होता है, और ये 50 रुपया में ही अभी मिल रहा है आपको, ठीक है। ओनली 50 रुपीज में ही मिल रहा है। 100 रुपया में इसको सेल करता हूँ, बट ये 50 रुपीज में अभी दे रहा हूँ। आपके पास 19 तारीख और 20 तारीख का समय है। सो आप लोग लीजिए फटाफट, और ये पीडीएफ को, ये सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आपका ये लास्ट एग्जाम है, उम्मीद है कि आपका सारा एग्जाम अच्छा गया होगा और ये भी एग्जाम बहुत ही सुपर हिट जाएगा। ऑल द बेस्ट।